उसके बाद स्लाइम मोल्ड्स, और उसके बाद आपका फोटोसिंथेटिक प्रोटोजोअन्स था। तो हम लोग प्रोटोजोअन्स जो प्रोटिस्टन था उसमें उसको भी कई ग्रुप में बांटे थे, और उसमें एक है फाइलम सिलियाटा। ये जो बांटने का आधार था प्रोटोजोन प्रोटिस्टन्स का, वो उनका लोकोमोटरी स्ट्रक्चर था, उनका जो है ना लोकोमोशन में मदद करने वाला स्ट्रक्चर था। यहाँ पर फाइलम सिलियाटा का बात या सिलियोफोरा का बात करते। फाइलम सिलियाटा या सिलियोफोरा जो है उसका आपका जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होगा वो आपका लोकोमोटिव स्ट्रक्चर है, और वो जो लोकोमोटिव स्ट्रक्चर होता है वो आपका सिलिया होता है। लोकोमोटिव स्ट्रक्चर जो उसका होता है क्या ग्रुप बोला जाए आपके दिमाग में फाइलम सिलियाटा आएगा, और इसका मतलब क्या है, वैसा आपका प्रोटोजोअन प्रोटिस्टन्स जो जिनका कैरेक्टर आपका कैसा है, डिफिनिट है, और साइज कैसा है, वो भी आपका डिफिनिट है। शेप और साइज दोनों बॉडी का डिफिनिट होगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो स्ट्रक्चर इसमें है जो आपको ध्यान रखना है वो है उसका आपका सिलिया। सिलिया के लोकोमोटिव स्ट्रक्चर के रूप में पाए जाने के कारण ये इसका नाम पड़ा सिलियाटा या सिलियोफोरा, सिलिया को रखने वाला सिलियोफोरा। ठीक है, नेक्स्ट जो बात हम करते हैं आपका, इसमें इसका जो बॉडी होता है बाहर से एक थीम थोड़ा स्ट्रक्चर से घिरा होता है, और उस स्ट्रक्चर को पेलिकल कहते हैं। पेलिकल के बारे में पीछे भी बात किए हैं। उसके बाद इसका जो बॉडी होता है चूंकि यूनिसेलुलर है, प्रोटोजोन्स है, तो हम पढ़े थे कि कोई भी प्रोटोजोन्स ऐसा नहीं था इसमें ये आपका हो कि कहां पर माउथ है और कहां पर एनस है। लेकिन ये जो आपका है फाइलम सिलियाटा, उसमें क्या होता है, डिफिनिट सेल माउथ होता है और सेल एनस होता है। चूंकि यूनिसेलुलर है, यूनिसेलुलर रहने के कारण उसका आपका जो है ना सेल माउथ कहलाएगा वो स्ट्रक्चर। उस स्ट्रक्चर को सेल माउथ कहेंगे, जिससे वो क्या करता है, बॉडी मेकिंग में न्यूट्रिएंट्स को देता है, या उसको साइटोस्टोम भी कहते। जबकि जो सेल एनस मतलब कि जो आपका रिमूवल करने का काम करता है अनडाइजेस्टेड वेस्ट को, उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं साइटोपीक। साइटोपीक नेक्स्ट है। तो इसमें क्या है, डिफिनिट माउथ है और आपका क्या है, डिफिनिट एनस है, मतलब वैसा जगह जहां पर आपका माउथ भी है, माउथ जैसा जो काम करता है लेने के लिए न्यूट्रिएंट्स को, और वैसा भी रचना होता है जो एनस जैसा काम करता है। अर्थात इसमें इंजेशन और क्या, रिमूवल ऑफ वेस्ट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन जो है ना वो आपका समानता आता है मेटाबॉलिक वेस्ट के लिए। ठीक है, यहां पर जो है ना आपको क्या बोलेंगे, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, और क्या होता है, इजेशन। ठीक है, इजेशन जो होता है उसके लिए भी डिफिनिट स्ट्रक्चर है, और इंजेशन के लिए भी डिफिनिट स्ट्रक्चर है। जिससे वो लेगा उसको सेल माउथ, जिससे वो अपना अनडाइजेस्टेड वेस्ट को बाहर निकालेगा उसको सेल एनस करते। नेक्स्ट जो बात है, यहां पर दो न्यूक्लियाई पाया जाता है प्रत्येक सेल में, और दोनों न्यूक्लियाई जो होते हैं अलग अलग शेप और साइज के होते हैं, अर्थात डाइमॉर्फिक होते हैं। एक जो न्यूक्लियाई होता है वो बड़ा होता है, जबकि दूसरा जो होता है वो छोटा होता है, काफी एक दूसरे के तुलना में काफी बड़े और काफी छोटे होते हैं। ये जो लार्जर न्यूक्लियस होता है उसको कहते हैं मैक्रो न्यूक्लियस, और जो स्मॉलर न्यूक्लियस होता है उसको कहते हैं माइक्रो न्यूक्लियस। मतलब प्रत्येक आपका सिलियाटा जो है रिप्रेजेंटेटिव, उसमें एक लार्ज होगा न्यूक्लियस और एक स्मॉल न्यूक्लियस होगा, अर्थात मैक्रो न्यूक्लियस और माइक्रो न्यूक्लियस होगा। जो मैक्रो न्यूक्लियस होगा वो वेजिटेटिव फंक्शन को कंट्रोल करता है, मतलब बॉडी के सेल मेटाबॉलिक बॉडी की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। जबकि जो आपका छोटा वाला होता है न्यूक्लियस, जिसको माइक्रो न्यूक्लियस बोल रहे थे, वो रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। इसलिए बड़े जो आपका न्यूक्लियस है, बड़ा न्यूक्लियस जिसको माइक्रो न्यूक्लियस कह रहे थे,
उसको हम लोग वेजिटेटिव न्यूक्लियस कहते हैं, जबकि छोटा न्यूक्लियस को हम लोग रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियस भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, फिर से बोल दे रहे हैं, सिलियाटा में, प्रत्येक सिलियाटा सेल में या ऑर्गेनिज्म में दो न्यूक्लियस होता है, एक बड़ा न्यूक्लियस और एक छोटा न्यूक्लियस। बड़ा न्यूक्लियस जो होता है उसका काम है वेजिटेटिव फंक्शन को कंट्रोल करना, मतलब मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंट्रोल करना और उसको सर्वाइवल में मदद करना, किसको, उस ऑर्गेनिज्म को। जबकि जो छोटा न्यूक्लियस होता है, जिसको माइक्रो न्यूक्लियस कह रहे हैं, उसका काम होता है रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी को कंट्रोल करना, अर्थात तो रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियस होता है। इसका जो साइटोप्लाज्म होता है वो उसमें आपका इक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म के रूप में जो डिफरेंशिएशन होता है, अभी तक हम लोग पीछे से देखते आ रहे थे, वो आपका ज्यादा बढ़िया डेवलप नहीं होता है, इल डेवलप्ड होता है, मतलब इल डिफरेंशिएशन होता है, काफी कम डिफरेंशिएशन होता है। इसमें आपका स्पिंडल से ट्राइचोसिस्ट पाया जाता है इक्टोप्लाज्म में, जो उसको अपनी सुरक्षा करने में प्लस दूसरे आपका ऑर्गेनिज्म को मारने में क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, तो इक्टोप्लाज्म में क्या पाया जाता है, ट्राइचोसिस्ट पाया जाता है, जो उसको ऑफेंस जो है ना रचना के रूप में या डिफेंस रचना के रूप में मदद करता है। इसके साथ ही साथ ये सबस्ट्रेटम के साथ इसको एंकरेज करने में, पकड़ कर रखने में भी मदद करता है। नेक्स्ट, इसके बॉडी पर सिलिया काफी ज्यादा मात्रा में होते हैं, काफी अधिक मात्रा में होते हैं, आपको पता है, इसी कारण इसका नाम ही सिलियाटा पड़ गया। सिलियाटा, सिलिया को रखने वाला, आटा रखने वाला। नेक्स्ट है, इसमें जो है ना सेल ऑर्गेन्स की संख्या काफी अधिक होती है, मतलब बहुत वेल डेवलप्ड जो है ना ये आपका प्रोटोजोन्स है। यूकैरियोटिक नेचर का होता है प्रोटोजोन्स, जैसा कि हम लोग पढ़े हैं, और उसमें भी ये क्या होता है, वेल डेवलप्ड होता है। इसका जो रिप्रोडक्शन होता है वो सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों टाइप से होता है। एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है वो आपका ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन से होता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो आपका कंजुगेशन से होता है। ये ध्यान रखिएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर कंजुगेशन से होता है, जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो आपका ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन से होता है। इसका इंपॉर्टेंट एग्जांपल है पारामीशियम, वॉटिसिला या ब्लैंटिडियम एस्टेंटर। इसमें पारामीशियम जो है उसको स्लीपर क्यूल कहते हैं, क्योंकि इसकी जो आकृति होती है वो कुछ हद तक चप्पल जैसा नजर आता है, इसलिए इसका नाम स्लीपर एनिमल क्यूल रखा गया है ना। एनिमल है, क्यूल मतलब छोटा सा रचना, और स्लीपर जैसा। नेक्स्ट है वॉटिसिला जो है ना, उसको बेल एनिमल क्यूल कहते हैं, मतलब घंटी जैसा जंतु। अब आगे बढ़ते, इसमें जो है एक पारामीशियम का हम बात करते हैं। पारामीशियम का एक स्ट्रक्चर देखते हैं। ये जो पारामीशियम है उसको रिप्रेजेंट किए हैं, फिगर से बनाए हैं कुछ हद तक जो है ना दिखाने के लिए। ये देखिए पेरिकल है, सबसे बाहर में एक लेयर जो इसको घेर के रखे हुए इसके बॉडी को। सेल मेम्ब्रेन के साथ जो है ना कुछ और मॉडिफिकेशन होता है तो वो पेरिकल का निर्माण हो जाता है। सिलिया है, साइटोप्लाज्म है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इसमें आपको दो नजर आ रहा होगा, एक है एंटीरियर आगे के क्षेत्र में और एक है पोस्टीरियर जो नीचे के क्षेत्र में है या पीछे के क्षेत्र में। प्रत्येक जो आपका कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है उसमें से जो है ना कुछ आपका रेडिएटेड एरिया पाया जाता है, जिसको हम लोग रेडिएटिंग वैक्यूल भी कहते हैं। कुछ एक में तो ये अलग हो जाता है और कुछ एक में जो है ना साफ नजर आता है, वो एक ही स्ट्रक्चर के रूप में। तो समानता ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है उसमें आपका दो रीजन पाया जाता है, एक तो सेंट्रल एरिया और एक उसमें से निकलता हुआ रेडिएटिंग एरिया पेरिफेरली होता है। नेक्स्ट इसमें देख लीजिए, इसमें आपका जो है ना ओरल ग्रुप दिखा है या साइटोफैरिंक्स, इसी से क्या करता है, अपने भोजन को या न्यूट्रिएंट्स को लेता है अपने अंदर। और दूसरा जो है उसके अंदर लेने के बाद वो गलेट आपको है, गलेट आप शायद याद होगा, उस पोल को गलेट बोलते थे, जिसके द्वारा हम
क्या करते हैं, अपने भोजन को डालते हैं ओसोफेगस में, जबकि जो लैरिंक्स होता है उसके ऊपर को हम ग्लॉटिस बोलते हैं। तो ये गलेट है, मतलब कि पोर है जो आपको भोजन को अंदर लेने में मदद करेगा। उस समय सिलिया होता है, जिसके मूवमेंट के कारण क्या होता है, भोजन जो है ना आराम से अंदर आ जाता है। उसके बाद आगे में साइटोस्टोम है, उससे जस्ट आगे देखिएगा फिर जो है ना वो भोजन आपका डाइजेस्ट होने के बाद नीचे एनल पोल है, जिससे इजेशन होता है। इंजेशन होता है किससे, साइटोस्टोम से। इतना नजदीक नहीं होता दोनों, ये फिगर में थोड़ा सा दिखाना चाह रहे हैं कि डिफरेंट जो है ना उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट शेप होता है। साइटोस्टोम जो देख रहे हैं वहां से अंततः इसमें पूर्व वैक्यूल बनता है और उसी पूर्व वैक्यूल में भोजन का डाइजेशन होता है चारों तरफ घूमते हुए। तो ये आपको एक पारामीशियम दिखा रहे थे जो सिलिएट है। नेक्स्ट देखते, देखिए रियली में वो जो आपका बुक के द्वारा अगर देखा जाए इसको, तो इस तरह का स्ट्रक्चर नजर आता है। ठीक है, उसमें आपका पेरिकल हो गया, इक्टोप्लाज्म हो गया, इंडोप्लाज्म हो गया। ठीक है, उसके बाद आइए न्यूक्लियस में, देखिए दो न्यूक्लियस है, एक माइक्रो न्यूक्लियस काफी छोटा आपको नजर आ रहा होगा, एक है मैक्रो न्यूक्लियस। ये आपका बीच से दोनों थोड़ा सा ऊपर की तरफ होता है, एंटीरियर की तरफ। इसका सेंटर जो होता है थोड़ा सा ऊपर की तरफ, ये एंटीरियर जो है ना मिडिल रीजन में पाया जाता है, मिडिल में ही थोड़ा सा आगे की तरफ। नेक्स्ट इसमें आ जाइए, ओरल ग्रुप आपको नजर आ रहा होगा, जिससे वो भोजन को अंदर लेता है। देखिए सिलिया भरा हुआ है सब में, और सिलिया जो है ना उसको मूवमेंट करता है, जिसके चलते न्यूट्रिएंट्स को अंदर लेने में उसको आसानी होता है। वेस्टिब्यूल कहते हैं उस स्थान को। ओरल ग्रुप के अंदर का जो स्थान है उसको वेस्टिबल बोलेंगे। फिर आगे बढ़ जाते हैं, देखिए बकल कैविटी या ओरल कैविटी पाया जाता है, जिसमें सिलिया है, जो आपको क्या करेगा, उसको ले जाएगा। इसी को पीछे हम जो है ना आपको बताए थे उस नली जैसा रचना में। और आगे जो है ना वो जो छेद है उसको साइटोस्टोम कह रहे हैं। और उसके बाद है साइटोफेरिंग्स, जिससे अंदर ले लिया, और अंततः देखिए वहां पर नया जो है ना फूड वैक्यूल ये बन रहा है, जिसमें फूड आपका आया हुआ है। अब ये चारों तरफ घूम के देखो, फूड जो है ना वो चारों तरफ ऐसे घूमता है, ऐसे घूमता है, और घूमते हुए ऐसे अंततः जो है ना फिर घूमकर नीचे आता है, और तब वहीं पर जो है ना एक स्ट्रक्चर है साइटोफिग, साइटोफिग से बाहर निकल जाता है। जबकि ऐसा किसी और में आप नहीं देखे थे, इतना डिफरेंट जो है ना आपका भोजन लेने का स्ट्रक्चर है, और भोजन के अनडाइजेस्टेड वेस्ट को बाहर निकालने का स्ट्रक्चर है। उसके बाद आप आगे बढ़ते हैं, तो इसमें आपको जो है ना काउडल टफ है सिलिया का, नीचे में जो है ना सिलिया काफी मात्रा में पाया जाता है, इसको काउडल टफ्ट ऑफ सिलिया कहते हैं। काउडल मतलब होता है पूंछ, टफ्ट मतलब समूह, सिलिया का वहां पर समूह पाया जाता है। नेक्स्ट और आगे बढ़ते हैं हम, तो देखो पोस्टीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, और उसके चारों तरफ जो है ना वो आपका निकला हुआ है कैनाल लाइक स्ट्रक्चर। यहाँ पर आप देख रहे होंगे बीच में जो आपका सिलिया है, सॉरी बीच में जो आपका वैक्यूल है वो आपका सिकुड़ा हुआ जैसा है, सिस्टोल में है, सिकुड़ा हुआ स्ट्रक्चर है। जबकि जो किनारा में जो उसका रेडिएटिंग स्ट्रक्चर है, जिसको फीडर कैनाल बोल रहे हैं, वो देखिए डायलेटेड है, फूला हुआ जैसा है। ठीक है, तो ये आपका कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है। और हम आगे बढ़ जाते हैं, फूड वैक्यूल के बारे में आपको बताया था कि फूड वैक्यूल जो बनता नीचे है और यहाँ से चारों तरफ घूमता हुआ ऐसे जाता है। और आगे बढ़ते हैं तो माइक्रोन्यूक्लियस और मैक्रोन्यूक्लियस आपको क्लियर कर दिए थे। नेक्स्ट और ऊपर जब हम जाते हैं तो यहाँ पर आपका इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, और जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है वहां पर देखिए आपका क्या है, डायलेटेड है, जबकि वो जो फीडर कैनाल है वो देखिए श्रिंक हो गया है। हाँ, आपको नीचे और ऊपर वाला में तुलना करने के लिए दोनों दिखा दिए। उसके बाद देखिए जस्ट उसका जो है ना इक्टोप्लाज्म में ट्राइचोसिस्ट है। हाँ, ट्राइचोसिस्ट जो है वो आपका उसको क्या करता है, एंकरिंग में मदद करता है, ऑफेंस में मदद करता है। ठीक है, फिर जो है ना आपका ये पूरा सिलिया आपको दिखा दिए, इस पे पूरे बॉडी पे है। तो ये आपको एक जो है ना पारामीशियम का सिंपल सा स्ट्रक्चर था। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। पारामीशियम जो होता है वो बाइंडिंग फ्यूजन करता है, अभी हम लोग पढ़े थे। और बाइंडिंग फ्यूजन भी होता है कैसा, ट्रांसवर्स बाइंडिंग फ्यूजन। देखो बॉडी जो है ना
आपका बीच से दो भाग में बट गया। दोनों न्यूक्लियस जो है ना वो आपका डिवाइड हो जाता है, बड़ा वाला न्यूक्लियस भी और छोटा वाला न्यूक्लियस भी, ठीक है, और डिवाइड होके अंततः बॉडी को दो भाग में बांट देता है और दो डाउटर पैरामीशियम बन जाता है। ये है आपका ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन, ये आपको पैरामीशियम में दिखा रहे थे। तो ये आपका ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख रहे थे हम, इसमें आपका पैरामीशियम में। नेक्स्ट जो बात करते हैं वो आपका थोड़ा सा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख लेते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो इसका होता है कंजुगेशन के द्वारा होता है, ऐसा हम लोग देखे थे या बताए थे। कंजुगेशन जो होता है उसका मतलब होता है कि दो जो है ना आपस में जुड़ जाता है कुछ एक, ठीक है, दो जो है ना आपका जो है आपस में जुड़ जाते हैं और जुड़कर क्या करते हैं कुछ जेनेटिक मटेरियल का आदान प्रदान करते हैं, जिससे अंततः जो है ना वो क्या हो जाता है, वो आपका स्ट्रक्चर बनाता है। ऊपर रहती करो वहां पर टाइप का होता है। कंजुगेशन का मतलब क्या बताया था कि दो जो है ना आपका पैरामीशियम आपस में जुड़ जाएगा और जुड़कर क्या करेगा, कुछ मटेरियल्स का आदान प्रदान करेगा और अंतर साइटोप्लाज्म बनाएगा। आपको यहाँ पर थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं फिगर से। देखो दो कंपैटिबल पैरामीशियम है। कंपैटिबल का मतलब होता है दोनों जो है ना आपका एक दूसरे के साथ जुड़ने के लिए तैयार था। हाँ, उसके बाद जुड़ा और जुड़ने के बाद क्या होता है कि जो मैक्रोन्यूक्लियस होता है वो आपका डिस्ट्रॉय हो जाता है, डिसइंटीग्रेट हो जाता है, विलुप्त हो जाता है। साइटोप्लाज्मिक ब्रिज बन जाता है दोनों के बीच में, मतलब इसका साइटोप्लाज्म उसमें और उसका साइटोप्लाज्म इसमें आराम से आ जा सकता है। उसके बाद माइक्रोन्यूक्लियाई जो है ना वो डिवाइड करता है और डिजेनरेट होता है। करीब करीब जो है ना एक माइक्रोन्यूक्लियाई को छोड़कर बाकी जो चार बनता है मियोसिस के द्वारा होता है। मियोसिस होता है माइक्रोन्यूक्लियाई में और मियोसिस के कारण वो आपका कितना बना दिया, चार चार, दोनों में चार चार न्यूक्लियाई जो है ना वो बन जाता है। उसमें से तीन तीन न्यूक्लियाई दोनों पैरामीशियम में तीन तीन न्यूक्लियाई जो है ना वो आपका क्या होते हैं, डिसइंटीग्रेट कर जाते हैं। केवल एक माइक्रोन्यूक्लियाई बचा रह जाता है, ठीक है। वो जो एक माइक्रोन्यूक्लियाई है वो अंततः माइटोसिस के द्वारा जो है ना आपका फिर से डिवीजन कर लेता है और दो दो जो है ना पुनः माइक्रोन्यूक्लियाई बन जाते हैं। अब इसमें से एक माइक्रोन्यूक्लियाई दूसरे के साथ फीमेल जैसा काम करता है और दूसरा जो है ना मेल जैसा काम करता है। दोनों एक दूसरे के साथ अंततः जुड़ जाते हैं और जुड़कर दोनों में जो है ना वो आपका जाइगोट जैसा रचना बनाते हैं, जो अंततः क्या बन जाता है, फिर से न्यूक्लियस बन जाता है और वो क्या है, जाइगोटिक न्यूक्लियस कहलाता है। अंततः दोनों जो है सो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। हम फिर से बोल रहे हैं, ऊपर से देख लीजिए, दोनों आपका पैरामीशियम चिपकता है आपस में, जिसको एक दूसरे के साथ लेन देन करना है। इसमें ध्यान रखिएगा कि ये जो कंजुगेशन है ना ये आपका नेसेसरी है। अगर ये नहीं होगा, केवल ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, तो पैरामीशियम क्या होता है, विलुप्त हो जाएगा या डेड कर जाएगा। तो उससे बचने के लिए ये क्या करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। इसमें क्या होता है, एक दूसरे के साथ सबसे पहले चिपकता है, चिपकने के बाद क्या करता है, ये ध्यान रखिएगा चिपकता भी कहां से है, ओरल ग्रुप की तरफ से चिपकता है, जहां पर ओरल ग्रुप था। उसके बाद पेलिकल जो होता है वहां पर टूट जाता है और साइटोप्लाज्मिक ब्रिज बन जाता है और मैक्रो जो न्यूक्लियस होता है वो डिसइंटीग्रेट कर जाता है, विलुप्त हो जाता है। उसके बाद माइक्रोन्यूक्लियाई जो होता है दोनों का, वो मियोसिस के द्वारा डिवीजन करता है। अगर थोड़ा बहुत भी पीछे का याद हो तो आप लोग जानते होंगे कि मियोसिस के द्वारा हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बनता है या हैप्लॉइड सेल बनता है और एक से कितना, चार। तो दोनों जो आपका था दोनों में चार चार आपका क्या होगा, न्यूक्लियाई बन जाएगा, माइक्रोन्यूक्लियाई। क्यों बना, क्योंकि उसमें माइक्रोन्यूक्लियाई में आपका मियोसिस हुआ था। अब ये जो हैप्लॉइड माइक्रोन्यूक्लियाई बना है उसमें से तीन जो होता है डिजेनरेट कर जाता है, जबकि एक एक दोनों में बचा रह जाएगा और दोनों में एक एक जो माइक्रोन्यूक्लियाई है वो जो बचा हुआ रह गया वो अंततः माइटोसिस करता है और दो दो माइक्रोन्यूक्लियाई बनाता है। ये दोनों माइक्रोन्यूक्लियाई में एक जो माइक्रोन्यूक्लियाई है वो आपका फीमेल जैसा काम करता है, मतलब कि स्टेशनरी बना रहता है, जबकि दूसरा जो है ना वो आपका मूव करता है, कंजुगेट
के साथ जाकर जुड़ने के लिए। इस तरह से इसका जो है ना मेल उसके पास चला जाता है और उसका मेल न्यूक्लियाई इसके पास चला जाता है और दोनों आपस में फ्यूज कर जाते हैं। अब दोनों में क्या हो गया, जाइगोट जो है ना आपका न्यूक्लियस बन गया। अब ये जो जाइगोट न्यूक्लियस बना है वो क्यों बना भाई, तो इसका जेनेटिक मटेरियल उसके पास चला गया, उसका जेनेटिक मटेरियल इसके पास चला गया, किसके मदद से, तो आपका माइक्रोन्यूक्लियाई की मदद से। अंततः दोनों अपने अपने जाइगोटिक न्यूक्लियस को लेकर एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और वो जो है ना आपका क्या करते हैं, फिर अपना नॉर्मल बाइनरी फिजन शुरू कर लेते हैं, जैसा कि हम देखे थे पीछे ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन के रूप में। तो ये पारामीशियम में हम देख रहे थे कि पारामीशियम कैसा होता है और उसमें आपका रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो अभी हम पारामीशियम देख लिए, अब आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा पारामीशियम जो है ना उसमें हम लिख दिए हैं, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा कि पारामीशियम जो है ना फ्रेश वाटर आपका होता है, मोटाइल फ्रेश वाटर में रहता है, मोटाइल होता है मतलब मूवेबल होता है, सिलिएटेड प्रोटोजोन्स है और इसमें दो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, एक एंटीरियर और दूसरा पोस्टीरियर। जो आपका पोस्टीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है वो आपका ज्यादा एक्टिव होता है इसमें, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा कि इसमें एक्टिव ज्यादा कौन होता है, तो आपका पोस्टीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है ना वो आपका मोर एक्टिव होता है रिलेटिवली। अब है वॉटिसिला, वॉटिसिला का बात करते हैं। वॉटिसिला जो है ना इसको बेल एनिमलक्यूल कहते हैं। बेल का मतलब घंटी, समझ रहे, एनिमल आपका समझ रहे ना, जंतु है, क्यूल का मतलब छोटा, काफी छोटा एनिमल है ना, और कैसा है, घंटी नुमा है, ये उल्टा हुआ घंटी जैसा नजर आता है। वॉटिसिला जो है वो इन्वर्टेड वेल शेप होता है, सॉलिड होता है, सिलिएटेड प्रोटोजोन से, और ये फ्रेश वाटर और सी वाटर दोनों में पाया जाता है। सामान्यतः ये सॉलिटरी रूप में रहता है और सेसाइल रूप में, मतलब कि परमानेंट रूप से कहीं ना कहीं अटैच्ड रहता है। नेक्स्ट जो बात होता है, ये सबस्ट्रेटम के साथ जो है ना आपका जुड़ा रहता है एक हाईली कॉन्ट्रैक्टाइल स्टॉक के मदद से। इसमें जो है ना एक स्टॉक जैसी रचना होती है जो इसको जोड़ कर रखता है किसके साथ, तो सबस्ट्रेटम के साथ। नेक्स्ट जो बात है, इसमें दो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पाया जाता है और एक हॉर्स शू शेप्ड जो है ना वो आपका मैक्रोन्यूक्लियस होता है, जबकि एक छोटा माइक्रोन्यूक्लियस होता है। ये ध्यान रखिएगा, इसमें भी माइक्रोन्यूक्लियस है और मैक्रोन्यूक्लियस है। नेक्स्ट है ब्लैंटिडियम, ठीक है। तो ये जो ब्लैंटिडियम है इसका जो आपका स्पीसीज है उसका नाम है ब्लैंटिडियम कोलाई, ठीक है। अब ब्लैंटिडियम कोलाई का बात करते हैं, ये भी आपका रिप्रेजेंटेटिव है किसका, सिलिएटेड आपका किसका, प्रोटोजोन्स का। ये जो सिलिएटेड प्रोटोजोन्स होता है ये आपके पाया जाता है कोलोन रीजन में। हमारी जो बड़ी आंत होती है लार्ज इंटेस्टाइन, उसका जो कोलोन रीजन है उसमें ये पाया जाता है। इसका जो कैरेक्टर होता है जो प्रमुख रूप में, उसको थोड़ा देख लेते हैं। इसमें 1 से 4 जो है ना कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है, और आप तो अभी पीछे पढ़े थे थोड़ा बहुत भी अगर याद होगा आपको कि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो होता है केवल फ्रेश वाटर में फ्री लिविंग वाले में पाया जाता है, और ये आपका इसमें सी में आने वाले मतलब मैरीन जो फॉर्म होते हैं उसमें, और जो पैरासिटिक फॉर्म होते हैं उसमें ये एब्सेंट होता है। लेकिन यहाँ पर जो है ना ये एक तरह से अपवाद जैसा होता है ब्लैंटिडियम, ये आपका जो है ना पैरासिटिक है, आपके बॉडी में लार्ज टाइम में पाया जाता है कोलोन रीजन में, उसके बावजूद ये क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल रखता है, और 1 से लेकर 4 तक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इसमें हो सकते हैं। ये आपका जो है ना इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर में एक है। दूसरा जो है ना कैरेक्टरिस्टिक फीचर में कि इसमें जो माइक्रोन्यूक्लियस होते हैं वो आपके बीडेड होते हैं, तथा ढेर सारे जो है ना छोटे माइक्रोन्यूक्लियाई होते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा एक मिनट, कि कई छोटी जो है ना माइक्रोन्यूक्लियाई होती है। बी कोलाई जो होता है मतलब कि ब्लैंटिडियम कोलाई, ये आपका सिलिएटेड पैरासाइट है मनुष्य में। आप नाम भी सुने होंगे, बीकोलाई हो गया है। ब्लैंटिडियम जो है वो आपका शायद सबसे बड़ा प्रोटोजोन्स में एक है,
मतलब ऐसे तो लोग इसी को बोलते, लेकिन जो है ना अभी तक क्लियर नहीं है। लेकिन अधिकांश लोग जो है ना शायद इसको मानते हैं कि शायद ये सबसे बड़ा आपका लार्जेस्ट प्रोटोजोन्स है, सबसे बड़ा या लार्जेस्ट प्रोटोजोन्स है। अगला है स्टेंटर। स्टेंटर जो है ना ये आपका फ्रेश वाटर में पाया जाता है, फर्नल शेप्ड होता है और सीरिएटेड प्रोटोजोन्स है। ये आपका हाईली कॉन्ट्रेक्टाइल होता है और हाईली कॉन्ट्रेक्टाइल के साथ साथ इसमें आपका रिट्रैक्ट करने का क्षमता काफी ज्यादा होता है, मतलब अपने आप को बड़ा और छोटा करने का संख्या क्या होता है इसका जो ताकत होता है वो काफी इसमें ज्यादा होता है। और इसी कारण ये क्या करता है, एक जिलेटिनस ट्यूब बनाता है, जिलेटिन का बना हुआ ट्यूब बनाता है अपने सिक्रीशन के द्वारा, और उसमें आराम से क्या होता है छिप जाता है या उसमें आपका घुस जाता है। तो ये आपका हाईली कॉन्ट्रेक्टाइल होता है और अपने खुद के बनाए हुए जिलेटिनस ट्यूब में ये क्या रहता है, छिप जाता है या उसमें आपका खो जाता है। ये आपका स्टेंटर का बात कर रहे थे। अब कुछ एक फिगर है, ये देखो वर्टिसिला है। वर्टिसिला अभी हम लोग पीछे पढ़े थे, वो वेल एनिमल क्यूल आपको बताए थे, घंटी नुमा जो है ना एनिमल क्यूल था। इसमें आप देख सकते हैं, इसमें देखो नीचे स्टॉक है जो कि आपका क्या था आपको बताया थे, कॉन्ट्रेक्टाइल था, इसको अटैच करके रखता था। हाँ, ऊपर में देखो वेस्टिबल है इसका। हाँ, उसके बाद जो है ना आपका भोजन लेने के लिए आप देख रहे होंगे एक ट्यूब है, ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है जिसमें आपका क्या है वहां पर अंततः फूड वैक्यूल जो है ना आपका बनता है उससे। इसमें कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल भी आपको नजर आ रहा होगा, फूड वैक्यूल भी है, मैक्रोन्यूक्लियस है और माइक्रोन्यूक्लियस है। स्टॉप तो हो गया। तो ये आपका वर्टिसिला का बात कर रहे थे। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं वो है ब्लैंकिडियम का। ब्लैंकिडियम में देख लो मैक्रोन्यूक्लियस जो है ना इसमें आप देख रहे होंगे बीटेड है ना, एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, रिंग जैसा वो जो है ना वो आपका क्या बोलते हैं, जैसे रस्सी होता है, रस्सी में जैसे गांठ होता है वैसे यहाँ पर आपका गांठ गांठ के रूप में आपको नजर आ रहा होगा न्यूक्लियस। तो मैक्रोन्यूक्लियस एक है, सब आपस में जुड़े हुए हैं तो एक ही हो गया। माइक्रोन्यूक्लियस का देख लो यहाँ पर कई हैं संख्या में। उसके बाद फूड वैक्यूल इसमें देख लीजिए, ऐसे फूड वैक्यूल है जो बनता है इसके वेजिटेबल से, वो भोजन लेने का जो है ना स्ट्रक्चर है। इसमें भी आपका कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल नजर आएगा आपको, दो एंटीरियर पोस्टीरियर, और पूरे बॉडी पर सिलिया आपको नजर आ रहा होगा। ये आपका हो गया ब्लैंकिडियम, ब्लैंकिडियम, ठीक है। अब हम जो है ना जो किंगडम था, पहला शुरू किए थे मोनेरा, दूसरा था प्रोटोजोअन्स, वो खत्म हो गया। तो मोनेरा और प्रोटोजोअन्स जो था मतलब प्रोटिस्टा था, सॉरी प्रोटिस्टन जो थे वो समाप्त हो गए। तो दो किंगडम हम लोग पढ़ लिए, मोनेरा और प्रोटिस्टा। अब तीसरा किंगडम का बात करते हैं, किंगडम फंजाई, ठीक है। किंगडम फंजाई का बात करते हैं, ये थर्ड है। ये जो किंगडम फंजाई है इसके स्टडी को हम लोग माइकोलॉजी कहते हैं, जबकि अलगी पढ़ेंगे, अलगी के स्टडी को हम लोग फाइकोलॉजी कहते हैं, PHYCOLOGY, फाइकोलॉजी। अलगी के स्टडी को फाइकोलॉजी, फंजाई के स्टडी को माइकोलॉजी। इसमें आपका नॉन ग्रीन, यूकैरियोटिक, हेटरोट्रॉपिक, स्पोर प्रोड्यूसिंग, हेलोइड, ये आपका स्ट्रक्चर होता है इसका बॉडी, अर्थात इसमें डिफरेंशिएशन नहीं होता है, रूट, स्टेम, लीफ या माउथ, हेड, ऐसा कुछ डिफरेंशिएशन नहीं होता है। शुरुआत में क्योंकि ये अनडिफरेंशिएटेड था, धागानुमा होता था, हेलोइड था, तो इसको लोग जो है ना वो प्लांट्स में रख दिया गया, लोगों के द्वारा रखा जाता था। और प्लांट्स को आप लोगों को याद होगा कई हम लोग डिवीजन में बांटते हैं, आगे बांटेंगे फिर से, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। क्योंकि इसका बॉडी जो है ना अनडिफरेंशिएटेड था इसलिए लोग इसको थैलोफाइटा में रख देते थे। लेकिन बाद में जो है ना ये पता लगा कि नहीं, ये जो है ना आपका यूकैरियोटिक तो है, हेटरोट्रॉपिक है लेकिन, और नॉन ग्रीन है, साथ ही साथ इसका जो सेल वॉल होता है वो सेलुलोज नहीं होता है बल्कि उससे अलग होता है।
इसलिए इसको अलग ग्रुप बनाया गया और एक नया किंगडम में डाल दिया गया, कौन? फंजाई, 5 किंगडम ऑफ सिस्टम क्लासिफिकेशन में। इसका जो कैरेक्टर्स है कुछ और देख लेते हैं पहले। बॉडी जो होता है इसका फिलामेंटस होता है, एक क्लोरोफाइलस मतलब कि कैसा होता है? नन ग्रीन, बिना क्लोरोफिल का होता है। और इसका जो सिंगल बॉडी होता है उसको कहते हैं हाइफा। हाँ, तो हाइफा जो है ना वो आपका इसका सिंगल बॉडी है या थैलस है या सेल है। तो अगर कोई आपसे पूछेगा ना कि फंजाई के सेल को क्या कहते हैं या सिंगल जो है ना बॉडी को क्या कहते हैं, सिंगल जो आपका थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको क्या कहते हैं, तो आराम से आप हाइफा बता देना। ये हैप्लॉइड होता है समांतर। हैप्लॉइड आप जानते होंगे, हाँ, जिसमें क्रोमोसोम का सिंगल सेट ऑफ आपका क्रोमोसोम पाया जाएगा, मतलब एन। ये डिप्लॉयड नहीं होता बल्कि हैप्लॉइड होता है, दिमाग में रखिएगा। उसी में लिखे हैं कि हाइफी जो होता है उसके ग्रुप को हम माइसीलियम कहते हैं। समान रूप में फंजाई के थैलस को या बॉडी को माइसीलियम ही कहा जाता है, लेकिन अंतर दोनों में समझ में आना चाहिए आपको। माइसीलियम जब कहेंगे तो क्या होगा? ग्रुप ऑफ हाइफी, ढेर सारा धागानुमा रचना है और जो आपस में क्या है? जुड़ा हुआ है, उलझा हुआ है, उसको कहते हैं, उस पूरे समूह जो है ना उसको कहते हैं माइसीलियम। तो माइसीलियम क्या हो गया? वो आपका पूरे के पूरे ग्रुप होता है हाइफी का, ठीक है। नेक्स्ट जो यहाँ पर लिखे हैं, तो इसलिए ध्यान में रखिएगा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर सिंगल सेल का बात करेंगे या सिंगल जो है ना बॉडी का बात करेंगे उसका, तब तो हाइफा बोलेंगे। लेकिन अगर जो है ना केवल बोला जाए कि फंजाई का बॉडी है, तो आपके दिमाग में आना चाहिए वो अकेले समांतर नहीं रहता बल्कि समूह में रहता है, ग्रुप में रहता है। और उस समूह या ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं? माइसीलियम कहते हैं। इसका जो माइसीलियम होता है वो ब्रांच होता है या ब्रांच होता है प्लस ए सेप्टेट या सेप्टेट होता है, मतलब सेप्टम पाया जाता है या सेप्टम नहीं पाया जाता है। समांतर ये आपका मल्टीन्यूक्लिएटेड या सिनोसिटिक होता है। सिनो मतलब ढेर सारा, साइटिक मतलब कई सेलों के आपस में जुड़ जाने के कारण ये मल्टीन्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर के रूप में नजर आता है। इसका जो हम लिखे हैं कि ये ब्रांच होता है, सेपरेट होता है। थोड़ा सा आप फिगर में देख लीजिए, इसके फिगर में देखिए, इसमें आपका बॉडी जो है ना पूरा यहाँ से वहां तक नली जैसा नजर आ रहा है, कहीं पर बीच में डिवाइडेड नजर नहीं आ रहा है। और उसमें जो डॉट नजर आ रहा है आपको यहाँ जो डॉट नजर आ रहा है वो क्या है? उसका न्यूक्लियस है। लेकिन उसमें आ जाइए सेप्टेट में, उसमें देखिए बीच बीच में क्या है आपका? वो आपका दीवार जैसा है, सेप्टम है। लेकिन उस सेप्टम में एक चीज और देख रहे होंगे आप, गौर से देखिएगा, सेप्टम के बीच में जो है ना कोर है, छेद है ना, अर्थात कंप्लीट सेप्टम नहीं होता है बल्कि इनकम्प्लीट होता है। सेप्टम जो होता है पोरस होता है, अर्थात इनकम्प्लीट होता है। इसमें समांतर ये जो आपका सेप्टेट होता है वो भी आपका दो हो सकता है रूप में पाया जाता है। एक है मोनोकैरियोटिक मतलब केवल एक न्यूक्लियस, और दूसरा है डाइकैरियोटिक मतलब दो न्यूक्लियस। देखिए प्रत्येक सेप्टम से घिरा हुआ जो जगह है उसमें कितना है? एक है न्यूक्लियस, तो मोनोकैरियोटिक। और डाइकैरियोटिक में देखिए दो न्यूक्लियस है उसमें सेप्टम से घिरा हुआ जगह पर, तो उसको बोलेंगे डाइकैरियोटिक। तो ये आपको हम एक कैरेक्टर बता रहे थे किसका? फंजाई के बॉडी का। अब है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन में कॉस्मोपॉलिटन होता है। कॉस्मोपॉलिटन शब्द पीछे भी आया था। कॉस्मोपॉलिटन जैसे ही बोला जाए आपके दिमाग में आ जाना चाहिए वर्ल्ड वाइड, हाँ, विश्व के लेवल पर, पूरे जगह पर। लेकिन ज्यादा ये जो है ना वैसे क्षेत्रों में होता है जो वार्म होते हैं, गर्म क्षेत्र में होते हैं, और तो और ह्यूमिड होते हैं, नमी वाले क्षेत्र होते हैं, उन क्षेत्रों में ये ज्यादा होता है। ये समांतर टेरेस्ट्रियल होता है, मतलब कि मिट्टी पे पाया जाता है। और मिट्टी पे भी जो है ना कई जगहों पर ये पाया जा सकता है, मतलब जमीन पे पाया जाता है, एक्वेटिक नहीं होता। ये ध्यान रखिएगा, ये आपका जो है ना सूखा हुआ जगह पे पाया जाएगा। ह्यूमिड है, ह्यूमिड एरिया रहना चाहिए, लेकिन उस वहां पर पानी में ये नहीं पाया जाता है फंगस, ठीक है। अब ये जो है आपका कई तरह का हो सकता है। अगर जो है ना आपका पेड़ के छाल पर पाया जाए
तो उसको बोलते हैं कॉर्टिकोलस। कॉर्टिकोलस मतलब पेड़ के छालों पर पाया जाने वाला क्या बाबू, फंजाई, कॉर्टिकोलस। कॉप्रोफिलस, कॉप्रोफिलस तब बोलेंगे इसको जब जानवरों का जो डंग होता है, गोबर होता है, उस पर पाया जाएगा ये, या उस पर उगता है, तो इसको बोलते हैं कॉप्रोफाइलस। फाइलस मतलब ऐसे भी लवण होता है, प्रेमी, और कॉप्रो मतलब मल। नेक्स्ट है इपीजाइलिक। अगर लकड़ियों पर ये जमा हुआ है, लकड़ी आपका सूखा हुआ है, उस पर जम गया है, तो एक या रहता है, ग्रो करता है, तो इसको कहते हैं इपीजाइलिक। अगर जो है ना लकड़ियों के को जलाया हुआ लकड़ी है, कोयला है, उस पे अगर ये ग्रो कर रहा है, तब इसको बोलते हैं जाइलोफाइलस। आश्चर्य की बात है कि जो आपका जला हुआ लकड़ी का जो काला कोयला होता है, उसमें उसको जो है ना बैक्टीरिया जनरली ग्रो नहीं कर पाता, और तो और फंजाई भी ग्रो सामान्य रूप से नहीं कर पाता, लेकिन कुछ फंजाई ऐसे होते हैं जो आराम से उस पर ग्रो कर जाते हैं, और वैसे फंजाई को कहते हैं जाइलोफाइलस। नेक्स्ट है किरेटिनोफाइलस। आप लोग शायद जानते होंगे कि नाखून है, बाल है, या आपका सींग वगैरह जो होता है जानवरों का, हूप्स होता है, वो जल्दी आपका जो है ना डिजनरेट नहीं होता है, जल्दी आपका क्या डीके नहीं हो पाता है, क्योंकि उसमें किरेटिनस मटेरियल होता है, और उसपे भी कुछ फंजाई जो है ना वो आराम से क्या होता है, डेवलप कर जाता है, और ऐसे फंजाई को बोलते हैं किरेटिनोफाइलस। किरेटिनोफाइलस, ठीक है, किरेटिनोफाइलस कहते हैं। सेल वॉल जो इसका होता है वो काइटिन का बना होता है या फंगल सेलुलोज का बना होता है, ठीक है। फंगल सेलुलोज जिसको बोल रहे हैं वो आपका समांतर केमिकली रूप से जो है ना एन एसिटाइल 2 ग्लूकोसामीन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा ये रियली में सेलुलोज जैसा ही होता है, या कह सकते हैं कि बैक्टीरिया से मिलता जुलता इसका होता है, लेकिन थोड़ा सा उसमें मॉडिफिकेशन हो जाता है। इसका रिजर्व फूड होता है वो आपका वायल और ग्लाइकोजन के रूप में होता है। इसका जो सेल होता है उसमें जो गोल्जी बॉडी पाया जाता है वो यूनिसिस्ट्रल होता है, हाँ यूनिसिस्ट्रल। एक ही उसमें आपका जो है ना आपका वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर पाया जाता है। आगे पढ़ेंगे गोल्जी बॉडी वगैरह तो वहां देखेंगे। मोड ऑफ जो न्यूट्रिशन होता है वो आपका हेटेरोट्रॉपिक होता है। हेटेरोट्रॉपिक का मतलब अपना भोजन खुद कभी भी नहीं बनाएगा, कोई भी फंजाई जो है ना आउटोट्रॉपिक नहीं होता। अभी तक जो भी फंजाई हमको मालूम है वो सब के सब कैसे होते हैं, हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, मतलब अपना भोजन दूसरे से प्राप्त करते हैं, दूसरे पर निर्भर रहते हैं। और ये जो हेटेरोट्रॉपिक है उसमें भी ये सैप्रोफिटिक हो सकता है, पारासिटिक हो सकता है, या सिम्बायोटिक हो सकता है। सैप्रोफिटिक का मतलब सड़ा गला से अपना भोजन प्राप्त करने वाला। पारासिटिक का मतलब आप लोग जैसा जानते होंगे, पारासाइट का मतलब है जो अपना न्यूट्रिशन लिविंग होस्ट से प्राप्त करता है। हाँ, अब यहाँ पर पारासाइट भी जो है ना कई तरह का हो सकता है। ऑब्लिगेट पारासाइट हो सकता है या फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट्स हो सकता है। सैप्रोफाइट जो होता है वो अपना भोजन किससे प्राप्त करेगा, तो वो आपका डेड ऑर्गेनिक मटेरियल से प्राप्त करता है, उसको क्या बोलेंगे, सैप्रोफाइट्स बोलेंगे। सैप्रोफाइट्स भी कैसा हो सकता है, ऑब्लिगेट सैप्रोफाइट हो सकता है या फैकल्टेटिव पारासाइट हो सकता है। आप लोगों को पीछे भी बताए थे, ऑब्लिगेट शब्द अगर आएगा इसका मतलब उसके बिना नहीं रह सकता। तो ऑब्लिगेट पारासाइट मतलब वैसा फंगस जो जब भी रहेगा तो किस रूप में रहेगा, पारासाइट के रूप में ही रहेगा, उसको कहते हैं ऑब्लिगेट पारासाइट। हाँ, इसका कॉमन एग्जांपल है पक्सिनिया। पक्सिनिया जो है ना वो आपका हमेशा पारासाइट के रूप में ही रह सकता है, सैप्रोफाइट्स के रूप में नहीं रह पाता। अगला लिखे हैं फैकल्टेटिव जो है ना आपका सैप्रोफाइट, मतलब वैसा ऑर्गेनिक जो समांतर क्या रहता है, पारासाइट्स के रूप में होता है, लेकिन जब आपका कभी मौका मिला या जरूरत पड़ा तो किसके जैसा हो जाता है,
सैप्रोफाइट जैसा काम करने लगता है। मतलब वो पैरासाइट्स के रूप में ही रहेगा, लेकिन जब जरूरत पड़ेगा तो किसके जैसा काम करने लगेगा, सैप्रोफाइट्स के रूप में काम करने लगेगा। तो इसका कॉमन उदाहरण है फाइटोप्थोरा या पाइथम। नेक्स्ट है ऑब्लिगेट सैप्रोफाइट। वैसा ऑब्लिग को ऑब्लिगेट सैप्रोफाइट कहते हैं, जो जब भी रहेगा तो सैप्रोफाइट्स के रूप में ही रहेगा। कॉमन एग्जांपल इसमें है आपका म्यूकर या एगेरिकस या पेनिसिलियम या राइजोपस, ये सब जो है ना इसके कॉमन एग्जांपल्स है ऑब्लिगेट किसका, सैप्रोफाइट्स का। जब भी ये सब आएंगे तो सड़ता गलता पदार्थ पर ही आएंगे। नेक्स्ट है आपका फैकल्टेटिव पैरासाइट्स। वैसे ऑर्गेनिज्म जो समांतर रहता है किस रूप में, सैप्रोफाइट के रूप में, सैप्रोट्रॉप्स के रूप में, लेकिन जब जरूरत पड़े तो कई बार जो है ना आपका पैरासाइट के रूप में भी रह सकता है। इसका कॉमन उदाहरण है आपका फ्यूजेरियम और पेस्टोलोटिया, है ना, पेस्टोलोटिया पढ़ो या पेस्टालोटिया जैसे पढ़ेंगे। नेक्स्ट है सिम्बायोट्स। सिम्बायोट्स के रूप में भी ये रहता है, आपको पता है। सिम्बायोट्स के रूप में ये एसोसिएशन दिखाता है दूसरे स्पीशीज के साथ, जैसे लाइकेन देखते हैं हम, माइकोराइजा देखते हैं। माइकोराइजा में ये क्या करता है, हायर प्लांट्स के जो है ना उसके रूट के साथ ये आपका एसोसिएशन दिखाता है, जैसे आपका जिम्नोस्पर्म वगैरह के साथ, पाइनस वगैरह के साथ। लाइकेन शायद जानते होंगे आप, लाइकेन में जो है ना ये एसोसिएशन दिखाता है किसके साथ, अलगी के साथ। सिम्बायोटिक एसोसिएशन, दोनों का एक दूसरे से फायदा है। तब नीचे हम लोग लाइफ साइकिल का बात करते हैं। लाइफ साइकिल जो होता है फंजाई का, समांतर उसमें दो डिस्टिंक्ट आपका जो है ना फेज होता है। एक वेजिटेटिव होता है या एसिमिलेटिव होता है, और दूसरा होता है रिप्रोडक्टिव फेज। ये जो वेजिटेटिव या एसिमिलेटिव फेज होता है, उसमें समांतर फंगस जो होता है ना वो आपका देखा नहीं जा सकता है, बल्कि वो छिपा हुआ जैसा रहता है, क्योंकि इसका जो शेप होता है उस समय माइक्रोस्कोपिक होता है। और समान रूप से ये चूंकि नजर नहीं आता है, इसलिए पता भी नहीं चलता है कि ये क्या उसमें फंगस है कि नहीं है। ये हाइडन रहता है, छिपा रहता है सबस्ट्रेटम में, और अपने मैच्योरिटी को प्राप्त करता रहता है, अपने आप को विकसित करता रहता है, अपने बॉडी को बनाता रहता है। और दूसरा है रिप्रोडक्टिव फेज। जब ये रिप्रोडक्टिव फेज में जाता है, कुछ मैच्योरिटी, जब पूरा मैच्योरिटी हो जाएगा तब ये किसमें चला जाएगा, रिप्रोडक्टिव फेज में। और जब रिप्रोडक्टिव फेज में जाएगा तो इसका बॉडी का कुछ हिस्सा या पूरा का पूरा बॉडी फ्रूटिंग बॉडी के रूप में कन्वर्ट कर जाता है। अगर पूरा का पूरा बॉडी जो है फ्रूटिंग बॉडी के रूप में कन्वर्ट कर जाता है, मतलब कि रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के रूप में कन्वर्ट कर जाता है, तो इस ऐसे ऐसे फंगस को होलोकार्पिक कहते हैं। जबकि वैसा फंगस जिसमें फ्रूटिंग बॉडी केवल बॉडी के कुछ एक पार्ट से बना हो, तो उसको कहते हैं यूकार्पिक। फिर से बोल रहे हैं, वैसा आपका उसका जो फिर से बोल रहे हैं, प्रत्येक जो फंगस होता है उसका जो लाइफ साइकिल होता है उसमें वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फेज होते हैं। वेजिटेटिव फेज को हम लोग एसिमिलेटिव फेज बोलते हैं। इसमें ये क्या करता है, अपना विकास करता है तथा सबस्ट्रेटम में छिपा रहता है। जबकि रिप्रोडक्टिव फेज जो होता है, इसमें क्या करता है, ये फ्रूटिंग बॉडी बनाता है और स्पोर्स वगैरह बनाता है, मतलब रिप्रोडक्शन में शामिल होता है। अब अगर पूरा का पूरा फंगस बॉडी फ्रूटिंग बॉडी में या रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में बदल जाए तो इसको कहते हैं होलोकार्पिक। जबकि वैसा फंगस जिसके बॉडी का सिर्फ कुछ एक पार्ट ही जो है ना फ्रूटिंग स्ट्रक्चर में या फ्रूटिंग बॉडी के रूप में बदल जाए, बाकी सब जो है ना नॉर्मल वेजिटेटिव रचना के रूप में रहे, तो उसको कहते हैं यूकार्पिक। होलोकार्पिक जो होता है उसका कॉमन एग्जांपल है सिनसाइटियम, जो आपका वाट डिजीज उत्पन्न करता है पोटैटो में। ठीक है, यूकार्पिक का अगर बात करो तो यूकार्पिक में क्या होता है कि वेजिटेटिव और
जो रिप्रोडक्टिव फेज होते हैं दोनों साथ साथ एक साथ रहते हैं। जबकि होलोकार्पिक में ध्यान रखना है, इसमें जो है ना वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फेज जो है ना वो अलग अलग रहेंगे, साइमल्टेनियसली नहीं रहेंगे, साथ साथ नहीं रहेंगे। पहले आपका वेजिटेटिव होगा, उसके बाद क्या होगा, रिप्रोडक्टिव होगा। वेजिटेटिव में जो होता है उसमें आपका पूरा बॉडी ग्रो करता है, और रिप्रोडक्टिव में क्या होता है, पूरा का पूरा बॉडी आपका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में बदल जाता है और या फ्रूटिंग बॉडी में बदल जाता है। ये होलोकार्पिक का बात था। यूकार्पिक में अगर बात करें तो इसमें सिर्फ एक छोटा हिस्सा ही माइसीलियम का या हाइपी का जो है ना फ्रूटिंग बॉडी में कन्वर्ट होता है। और इसका कॉमन एग्जांपल है फाइटोफ्लोरा, जो आपका लेट ब्लाइट पोटैटो में उत्पन्न करता है, वो जो है ना उसके पत्तियों पर आपका ब्लैक स्पॉट्स बन जाता है। इन सब के बारे में आगे भी हमको देखना है, इसीलिए थोड़ा देखेंगे वहां पर और आपको डिटेल से थोड़ा बता देंगे। कुछ एक टर्म है जो यहाँ पर बार बार यूज होगा जब हम फंजाई पढ़ेंगे। एक है हॉस्टोरिया। जैसे ही हॉस्टोरिया बोला जाएगा आपके दिमाग में वहां पर आ जाना चाहिए कि माइसीलियम का वो हिस्सा जो भोजन को एब्जॉर्ब करने में यूज होता है या भोजन को एब्जॉर्ब करता है, जैसे रूट एब्जॉर्ब करता है ना किसमें, पौधों में, वैसे ही इसके माइसीलियम का वो हिस्सा, वो पार्ट जो भोजन के एब्जॉर्प्शन में आपका भाग लेता है उसको कहते हैं हॉस्टोरिया। जबकि बाकी जो पार्ट है वो आपका समांतर वेजिटेटिव बॉडी के रूप में रहता है, कुछ हद तक रूट का काम करता है, बस इतना ही दिमाग में रखिएगा। नेक्स्ट है प्यूट्रिफिकेशन। आप अगर मशरूम वगैरह कमाओगे ना तो मशरूम वगैरह में आपको ये नजर आ जाएगा हॉस्टोरिया, नीचे से आपको लगेगा कि जड़ जैसा कुछ निकला हुआ है। अगला है प्यूट्रिफिकेशन। प्यूट्रिफिकेशन में अगर आप जाओ तो आपको पहले भी बताए थे कि प्रोटीन का जो है ना वो टूटना क्या कहलाता है, आपका प्यूट्रिफिकेशन कहलाता है, जिसमें आपका बैड स्मेल आता था। यहाँ पर जो है ना फंजाई के द्वारा अगर होगा तो क्या होगा, प्यूट्रिफिकेशन समानता कहलाता है फंजाई के द्वारा। अगला है आउटोट्रॉप्स। तो ये होता नहीं है, क्या है आउसोट्रॉप्स, ठीक है। आउसोट्रॉप्स जो है ना एक तरह से आउटोट्रॉपिक जैसा ही अपने मतलब अपना भोजन जो है ना ये आपका न्यूट्रिएंट से प्राप्त कर लेता है, लेकिन इसको जो है बाहर से अगर देना पड़े कुछ एक न्यूट्रिएंट्स को, एडिशनल सप्लीमेंट्स को, तो उसको कहेंगे आउसोट्रॉप्स। आउसोट्रॉप और आउटोट्रॉप में अंतर है, ध्यान रखिएगा। आउटोट्रॉप्स अपना भोजन खुद बनाएगा, आउसोट्रॉप्स जो है ये हेटरोट्रॉप्स है, लेकिन जिस न्यूट्रिएंट मीडियम में ये रखा जाता है इसको बाहर से अपना देना पड़ता है। जो भी चीज में मानिए कि इसको दे दिया गया, जिस न्यूट्रिएंट मीडियम जिस आपका ऑर्गेनिज्म पर ये ग्रो कर लेता है, डेड एंड डिकेइंग मटेरियल पर आपका क्या कहता है ग्रो कर लेता है, उस पर ग्रो कर रहा है, उसके बावजूद बाहर से इसको न्यूट्रिएंट्स या सप्लीमेंट्स देना पड़ता है नॉर्मल ग्रो के लिए, जैसे विटामिन देना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसे को बोलेंगे आउसोट्रॉप्स। ये जो आउसोट्रॉप होता है समांतर आपको लेबोरेटरी में आपको ये सब मिलेगा। अगला है आउटोसियस। देखो वैसा फंगस जो अपना लाइफ साइकिल एक ही होस्ट पर गुजार लेता है या पूरा कर लेता है उसको कहते हैं आउटोसियस। इसका कॉमन एग्जांपल है सिनसाइट्रियम, सिनसाइट्रियम। अगला है हेट्रोसियस। वैसा फंगस जो अपना लाइफ साइकिल को दो अलग अलग होस्ट पे जाकर बिताता है या दो अलग अलग होस्ट से पर पूरा करता है उसको कहते हैं हेट्रोसियस। और इसका आपका कई एग्जांपल्स हैं। एक है पक्सिनिया ग्रैमिनीस। पक्सिनिया ग्रैमिनीस जो है ना वो आपका मुख्यतः वीट का रोग है, वीट पर रोग उत्पन्न करता है, फंगस है एक। और ये क्या करता है कि उसका जो स्टेम होता है उसको उस पे ब्लैक जो है ना आपका उसको ब्लैकिश कर देता है और उसको खराब कर देता है, सुखा देता है। तो इसका जो प्राइमरी होस्ट होता है पक्सिनिया का, चूंकि दो होस्ट इसको चाहिए
इसका जो प्राइमरी होस्ट होता है वो व्हीट होता है, लेकिन जो सेकेंडरी होस्ट होता है वो बारबेरी लीफ होता है, बारबेरी होता है। ठीक है, व्हीट जो होता है उसमें जो है ना ये 3 प्रकार के स्पोर्स बनाता है, यूरिडोस्पोर्स, टेल्यूटोस्पोर और बेसिडियोस्पोर। जबकि बारबेरी लीफ पर ये 2 प्रकार के स्पोर्स को बनाता है, एक है पिक्नियोस्पोर और एक है एसियोस्पोर। इसमें टोटल इसका जो लाइफ साइकिल होता है पक्सिनिया का, वो आपका 5 स्पोर्स के द्वारा पूरा होता है। ये जो आपका 3 जो है यूरिडोस्पोर, टेलिटोस्पोर और बेसिडियोस्पोर, ये आपके बनते हैं व्हीट में। जबकि बारबेरी लीफ जो होता है उसका वो आपका उसमें आपका बारबेरी लीफ पर ये 2 तरह का आपके बनाते हैं स्पोर्स को, एक है पिक्नियोस्पोर्स और एक है एसियोस्पोर्स। ये आपका 5 तरह का स्पोर्स है पक्सिनिया का। यहाँ पर हम एक साइड में लिखे हैं, बारबेरी जो आपका होता है बारबेरी, उसको किंगोड़ भी बोलते हैं या दारू हल्दी बोलते हैं। ये जो है ना सामान्यतः उत्तर काशी में ज्यादा पाया जाता है, पहाड़ी इलाकों में ऐसे समझ लो, ये समानता पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है, जिसमें उत्तर काशी है प्रमुख जहां ये पाया जाता है। इसको दारू हल्दी हम इसलिए बोलते थे कि शुरुआत में लोगों को लगा था कि ये हल्दी का ही वेराइटी है। इसका जो रूट होता है ना काफी फायदेमंद होता है। इसको माना जाता है कि ये डायबिटीज का जो है ना रामबाण है। कौन? बारबेरी या जिसको हम किंगोड़ कह रहे हैं या दारू हल्दी कह रहे हैं, इसको रामबाण माना जाता है इसका डायबिटीज का। इसका जो रूट होता है उसको धो के बढ़िया से और पानी में डालकर रात भर छोड़ दिया जाता है फूलने के लिए। जब वो फूल जाता है और पानी उसमें बच जाता है, हाँ यहाँ पर हम आपको क्या बता रहे थे, किंगोड़ या दारू हल्दी के बारे में बता रहे थे। तो ये क्या बता रहे हैं कि इसका जो है ना रूट को आप पानी में डाल दो, रात भर फूलने के लिए छोड़ दो, और जब वो फूल जाए तो उस पानी को निकाल के छान के पी जाने से आप डायबिटीज जो है ना उसमें जबरदस्त फायदा करता है। तो रियली में बारबेरी को माना जाता है रामबाण, किसके लिए? डायबिटीज के लिए। कुछ एक जो है ना शुरुआत में इसके बारे में लोगों को ज्यादा आइडिया नहीं था, तो कुछ एक व्यापारियों ने इससे खूब कमाया, काफी कमाया। अभी जो है ना एक और है पेड़ जिसका उपयोग हम लोग कर सकते हैं अथी में, एक और रोग ठीक करने में। जो है ना ये जो आप सुने होंगे एक रोग है पीलिया, या जिसमें पूरा का पूरा शरीर जो होता है आपका पीला होने लगता है, जिसको हेपेटाइटिस भी कहते हैं, जॉन्डिस। उसमें जो है ना एक पौधा है जो काफी बढ़िया यूज होता था, उसको भी उसका रामबाण मानते थे, और उस पौधा का नाम है भूमि आंवला। वो भूमि आंवला जो है ना वो आपका लोगों को के अगल बगल में होता है, लेकिन लोग उसको नहीं देख पाते। आप देखिएगा वैसे क्षेत्र जो एबेंडेंट हैं, चाहे जहां पर जो है ना वो आपका ईंट भट्टा वगैरह बना के छोड़ दिया गया हो गाँव में, तो उन रीजनों में अगर आप जाएंगे तो देखेंगे छोटा छोटा पौधा होता है जिसकी पत्तियां जो होती है ना काफी छोटा होता है, और वो जो है ना पत्तियां उसकी जो है कुछ हद तक आपका आंवला जैसा नजर आता है। उसके पत्तियों में छोटा छोटा जो है ना गोलाकार आंवला जैसा रचना लटका होता है, उसको बोलते हैं भूमि आंवला। तो ये जो है ना 2-3-4 पौधों का बात बोल रहे थे, जिसमें एक है आपका दारू हल्दी जो काफी फायदेमंद है, किसके लिए? डायबिटीज के लिए। और दूसरा आपको अभी बता रहे थे इसके बारे में, तो एक आपका आंवला के बारे में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कौन आंवला? भूमि आंवला। इसको रामबाण बोलते हैं उसका। तो ये कुछ एक जो है ना बात हम अभी पढ़ रहे थे, हम अब इसको जो है ना छोड़ देते हैं।